ही का नाम ये कंबोज लाल है, कैसा ही रंगो रूप है पैसा ही माल है। नमस्कार, मनी 9 के पसंदीदा कार्यक्रम मनी सेंट्रल में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं विपुल सिंह। आपकी जेब से लेकर के देश की अर्थव्यवस्था पर असर करने वाली तमाम महत्वपूर्ण खबरें लेकर के हम पहुंच चुके हैं अपने स्टूडियो, और इन तमाम खबरों का विश्लेषण करने के लिए हमारे साथ जुड़ चुके हैं वरिष्ठ आर्थिक पत्रकार पवन कुमार जी। पवन जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका आज के इस कार्यक्रम में। तो पवन जी के साथ कार्यक्रमों का आगाज़ करें और तमाम खबरों का विश्लेषण करें, उससे पहले फटाफट आपको ये बता देते हैं कि आज के मनी सेंटर में किन महत्वपूर्ण विषयों पर हम विस्तारपूर्वक बातचीत करने वाले हैं। नजर डालते हैं सबसे पहले ऑन द शो पर। ऑन द शो में सबसे पहले बात करेंगे यूरोपियन कमीशन पर भारत का दबाव काम आया। अब से कुछ ही दिन पहले इस पूरी खबर पर डिटेल में आपसे बातचीत हुई थी, और अब भारत का दबाव किस तरीके से काम आया है थोड़ी देर में आपको बताते हैं। क्या स्टील पर बढ़ने वाली है इंपोर्ट ड्यूटी? बढ़िया खबर, बड़ी खबर, और इसका असर क्या शेयर बाजार पर पड़ेगा और क्या स्टील कंपनियों पर पड़ेगा, डिटेल में करेंगे बातचीत। फ्यूचर एंड ऑप्शन पर क्यों हुई है सख्ती और इस सख्ती का किस तरीके से बाजार पर हुआ है असर, इस पर भी करेंगे हम बातचीत। साथ ही साथ मध्य पूर्व का तनाव क्या और बढ़ने वाला है, इस तनाव ने भी बाजार की नज़रें जो है एक तरीके से नींदें उड़ा रखी हैं, और इसमें क्या कुछ अपडेट है पवन जी से समझेंगे। साथ ही कंपनियों की रेटिंग बढ़ने की क्या है वजह, और इस पर भी होगी विस्तार पूर्वक बातचीत। और आखिर में समय से पहले मेंटेनेंस के लिए क्या बंद होंगे ऑटो प्लांट। ये वो तमाम महत्वपूर्ण खबरें हैं जिस पर हम विस्तार पूर्वक बातचीत करेंगे, लेकिन शुरुआत करेंगे यूरोपियन कमीशन की खबर के साथ। यूरोपियन कमीशन पर भारत सहित अमेरिका और ब्राज़ील का दबाव आखिरकार काम आ गया। कमीशन ने डिफॉरेस्टेशन रेगुलेशन को लागू करने की समय सीमा फिलहाल 1 साल के लिए टाल दी है। अब बड़ी कंपनियों के लिए ये रेगुलेशन अगले साल दिसंबर में लागू होगा। वहीं एमएसएमई कंपनियों के लिए नियम के लागू होने की समय सीमा जून 2026 हो गई है। यूरोपियन कमीशन के डिफॉरेस्टेशन रेगुलेशन के तहत यूरोप में उन प्रोडक्ट्स के इंपोर्ट पर पेनल्टी लगेगी जिनके उत्पादन के लिए दिसंबर 2020 के बाद जंगलों को हटाया गया है। यूरोपियन कमीशन पहले इस रेगुलेशन को इस साल दिसंबर के अंत से लागू कर रहा था, लेकिन भारत, अमेरिका, ब्राज़ील और इंडोनेशिया ने डब्ल्यूटीए के मंच पर इसे अभी लागू करने का विरोध किया था। इस विरोध की वजह से ही यूरोपियन कमीशन ने इसे लागू करने की अवधि 1 साल के लिए बढ़ा दी है। पवन जी, इस खबर पर जब ये खबर आई थी सबसे पहले तो हम लोगों ने काफ़ी डिटेल में बातचीत की थी, और ये भी बातचीत की थी कि आखिर में जो तमाम ये देश हैं इनका दबाव क्या काम आएगा, और वाकई में वो काम आया है। कैसे देख रहे हैं आप कि इस पूरी खबर को? क्या ये 1 साल के अंदर भारत जैसे देश तैयार हो जाएंगे डिफॉरेस्टेशन कमीशन को के जो नियम है उसको इम्प्लीमेंट करने के लिए? बिल्कुल, 1 साल एक लंबा वक्त है, और जो हम लोग ढिंढोरा पीट रहे हैं कि भारत का दबाव काम आया और ब्राजील का दबाव काम आया। देखिए क्या होता है कि ट्रेड जो होता है वो बड़ा टू वे ट्रैफिक होता है। उसमें से केवल एक पक्ष जो है वो दबाव डाले और काम हो जाए, या दूसरा पक्ष जैसा चाहे वैसा काम हो जाए, वैसा शायद नहीं होता, और अगर होता भी है तो बहुत कम ऐसे मामले आते हैं। मैं ये मानता हूँ कि इसमें भारत और ब्राज़ील के दबाव से ज़्यादा जो चीज़ें काम आई हैं वो यूरोप के जो अपने देश हैं। जैसे एग्जांपल के लिए मैं आपको बताता हूँ कि जैसे जर्मनी की कुछ कंपनियों ने इसका विरोध किया कि साहब हमारा जो है प्रोक्योरमेंट महँगा हो जाएगा, हमारे लिए दिक्कत आएगी, हमारा प्रॉफ़िट इम्पैक्टेड होगा। तो जो इस यूरोप के अंदर की जो कंपनियाँ हैं उनके अपने जो दबाव हैं, उनकी अपनी जो परेशानियाँ थी उसको लेकर बड़ा चिंतित था, तब जाकर ये फैसला हुआ है। देखिए होता क्या है कि जैसे इसमें कॉफ़ी की हम बात करते हैं, जैसे चॉकलेट महँगा हो जाएगा, पाम ऑयल महँगा हो जाएगा। जैसे इंडोनेशिया ने लिख कर दिया इनको कि हम जो अभी तक डेटा प्रोक्योर करते हैं, आगे जैसे आपने कहा कि जो वैल्यू चेन में, जो बिजनेस चेन में हमें जो डेटा लाना है, जैसे मान लीजिए ग्रोअर्स का डेटा लाना है कि कौन पाम ऑयल ग्रो करते हैं और कैसे उसका प्रोसेसिंग होता है, तो उस सूरत में जो सरकार है वो यहाँ की हमें इस बात के लिए परमिशन नहीं देती कि हम वो डेटा, वो प्राइवेसी के तहत है, हम वो डेटा उसको हम किसी से शेयर कर सकें। तो वो जो एक जो है वो इम्पेडिमेंट का काम कर रहा है। ये जो बड़े कन्विंसिंग आंसर हैं, और ये प्रॉब्लम जो है वो बड़ा उसको जब देखा गया तो पाया गया कि नहीं, ये बहुत जेन्युइन प्रॉब्लम है। हिंदुस्तान में जैसे आप बात करते हैं, क्योंकि हिंदुस्तान बड़े जो डिफॉरेस्टेशन में इसका हम लोग 2nd नंबर पे हैं। जो आप देखिएगा कि जैसे ब्राजील और इंडोनेशिया, ये तीनों उसी कैटेगरी में आते हैं। तो
जो इस चेन में है, इसमें एजुकेट करना, इसमें अवेयर करना, ये टाइम लगाएगा। अभी जब एकाएक करेंगे तो उससे जो यूरोप की कंपनी है उसकी प्रॉफिटेबिलिटी पे, उसके प्रोक्योरमेंट पे बड़ा फर्क पड़ेगा। तो जो ये जिसको हम लोग दबाव कह रहे हैं कि हिंदुस्तान और ब्राजील और इंडोनेशिया का दबाव काम है, तो हम उससे ज्यादा, मैं आपको ये कन्विंस करने की कोशिश करूंगा कि उससे ज्यादा उनकी अपनी प्रॉब्लम थी जिसकी वजह से ये उनको कॉम्प्रोमाइज करना पड़ा है और इसको 1 साल के लिए इसकी मियाद बढ़ानी पड़ी। जी, इसी से जुड़ा दूसरा सवाल ये है कि जो भी आप तमाम कारण बता रहे थे कि डेटा अवेलेबल नहीं है, बहुत सारी चीज़ें हैं, बहुत सारी चीज़ें नहीं पता होती हैं, क्या ये 1 साल का समय पर्याप्त होगा भारतीय कंपनियों के लिए, वो लोग जो एक्सपोर्ट कर रहे हैं यूरोप के में, या फिर सरकार की तरफ से ये डेटा क्या उपलब्ध कराया जाएगा कि किस उत्पाद के लिए कितना जो है डिफॉरेस्टेशन हुआ है या नहीं हुआ है? ये आपको लगता है 1 साल में इम्प्लीमेंट हो सकता है क्या? विपुल, ये कहना यहाँ बैठे बैठे आपके और हमारे लिए थोड़ा मुश्किल है, खासकर इंडोनेशिया के केस में मैं ज्यादा बल्कि कहूंगा। भारत के लिए समस्या थोड़ी कम है, इंडोनेशिया वगैरह के लिए ज्यादा है। पाम ऑयल में जो देश इन्वॉल्व हैं उनके लिए समस्या थोड़ी ज्यादा है, क्योंकि उनके लिए डेटा प्रोक्योर करना और डेटा कलेक्ट करना, उसको कंबाइन करना, वो थोड़ा मुश्किल काम है। ब्राजील के केस में भी थोड़ा सा ये कह सकते हैं, जैसे कॉफी ग्रोअर्स की हम लोग बात करते हैं, तो मैं ये मानकर चलता हूँ कि जो 1 साल का वक्त है वो शायद पर्याप्त होगा। और जिस तरह से यूरोपियन के कंट्रीज काम कर रहे हैं उसमें से 1 साल से, देखिए ये भी प्रॉब्लम उन्होंने तब वक्त दिया जब देखिए बिल्कुल नजदीक आ गया। ऐसे फैसले 1 महीना 2 महीना पहले नहीं होते, बहुत पहले होते हैं। तो उन्होंने ठीक 2 महीना पहले अगर ये डिसीजन लिया है तो ये मान के चलना पड़ेगा कि उनके अपने दबाव ज्यादा थे, उनकी अपनी चिंताएं ज्यादा थी, उनके अपने देश ज्यादा इम्पेक्टेड हो रहे थे। उस वजह से अब 1 साल में तैयारी, मान लीजिए, मैं मान के चलता हूं कि हमारी तैयारी ज्यादा नहीं है, या कुछ और डेटा कलेक्ट करने की जरूरत है, या ज्यादा उस पर ट्रांसपेरेंसी की जरूरत है, वो नहीं भी होगा तो उसको बढ़ा पानी की हालत में नहीं होंगे, या होंगे ये थोड़ा जब और हम लोग नजदीक आएंगे उस डेट के इम्प्लीमेंटेशन के करीब, तो मेरे ख्याल से ज्यादा क्लैरिटी दे पाने की हालत में होंगे। ठीक सर। इस बीच केंद्रीय स्टील मंत्रालय ने वित्त मंत्रालय से स्टील पर इंपोर्ट ड्यूटी को मौजूदा स्तर से बढ़ा करके 2 गुना करने की मांग की है। फिलहाल देश में स्टील पर 7.5% इंपोर्ट ड्यूटी लगती है और स्टील मंत्रालय इसे बढ़ा करके 15% करने के लिए कहा गया है। स्टील मंत्रालय का कहना यह है कि कम इंपोर्ट ड्यूटी की वजह से चीन से तैयार स्टील का इंपोर्ट लगातार बढ़ रहा है, जिस वजह से घरेलू स्टील उद्योग को नुकसान हो रहा है। देश में स्टील का जितना आयात हो रहा है उसमें से चीन से आने वाले स्टील की हिस्सेदारी करीब करीब 1/3 हो गई है। इसी वजह से स्टील मंत्रालय ने पत्र लिख करके ड्यूटी बढ़ाने की मांग रखी है। सर, इस पर भी हम लोग पुराने जो हमारे मनी सेंटर्स रहे हैं उसमें हम बातचीत कर चुके हैं। सरकार की तरफ से लगातार ये कोशिश है, इंडस्ट्री की तरफ से ही मांग की जा रही है इंपोर्ट ड्यूटी को बढ़ाया जाए। ये मान के चले कि जल्द से जल्द इसमें इजाफा हो सकता है, लेकिन जो अमाउंट रखा गया 2 गुना सीधे, सर ये किस तरीके से देख रहे हैं इस खबर को आप? अभी विपुल 24 सितंबर को एक चिट्ठी लिखी है स्टील सेक्रेटरी ने, जो अभी के जो स्टील सेक्रेटरी हैं पौंडरिक साहब, संदीप पौंडरिक, और उन्होंने चिट्ठी लिखी है रेवेन्यू सेक्रेटरी को, संजय मल्होत्रा को, जो फाइनेंस मिनिस्ट्री में हैं। और उस चिट्ठी में कहा गया है कि जो डंपिंग हो रही है उसको, जो हम इंपोर्ट हो रहा है उसको क्लियर कट डंपिंग मानेंगे, क्योंकि जिस तरह से इंपोर्ट हो रहा है उसको जितने उसके डिटर्मिनेंट्स हैं वो सब डंपिंग के जो शर्तें हैं उसको पूरा करते हैं। इससे हमारी जो इंडस्ट्री है वो कॉम्पिटिटिव नहीं रह जाएगी। उससे अभी क्या है कि एक और जो सबसे बड़ा रीजन जो बताया गया है वो ये कि 2030 तक हमारा जो स्टील का प्रोडक्शन हिंदुस्तानी कंपनियों को व्यापक तौर पे बढ़ाना है। तो इस वक्त अगर प्रॉफिटेबिलिटी पे अगर दबाव होगा, अगर कंपनियों पे दबाव होगा, तो जो हम लक्ष्य हासिल करना चाहते हैं प्रोडक्शन में 2030 तक, वो नहीं हासिल हो पाएगा। इसको देखते हुए, इन सब समस्याओं को देखते हुए स्टील का जो ड्यूटी है वो 7.5% से बढ़ाकर 15% कर दिया जाए। जो चिंता उन्होंने जताई वो ये भी है कि हमारा कम से कम स्टील का 33% 34% अभी जो हम इम्पोर्ट करते हैं उसमें से ये चाइना से आता है, और उसमें से और भी जो हिस्सा है वो आता है आसियान देशों के रास्ते, वो है मान लीजिए इस केस में वियतनाम की चर्चा हम लोग करते हैं। अभी आपने देखा पिछले हफ्ते स्टील कंपनियों ने वहां पे दाम घटाए,
लेकिन जैसा कि पिछली चर्चा आपको याद होगी, हमने ये भी कहा था कि दाम घटाना एक फौरी तौर पर कार्रवाई हो सकती है, लेकिन कोई अंतिम तौर पर ये कार्रवाई नहीं है, क्योंकि इससे कंपनियों के फाइनेंशियल्स खराब होंगे, और जब कंपनियों के फाइनेंशियल्स खराब होंगे तो अल्टीमेटली वो स्टील सेक्टर के लिए अच्छा नहीं है। तो मैं ये मान के चल रहा हूँ कि ये जो चिट्ठी लिखी गई है वो बिल्कुल, जब आप समझिए कि किसी भी दिन ये हो सकता है जब सरकार ये घोषणा कर देगी, हो सकता है 15% नहीं हो, 15 की जगह 12 हो, लेकिन वो स्टील पर ड्यूटी बढ़ाने के लगभग भारत सरकार बहुत करीब पहुंच गई है, और ये माहौल जो पूरा बन रहा है वो आप देख रहे हैं, वो उसी तरफ जा रहा है और उसी तरफ कार्रवाई होने की दिशा में दिखा रहा है। जी, और यही वजह रही कि आज हमने देखा कि बाजार जब शुरुआती दौर में गिर रहा था तो इस मेटल शेयरों ने, खासतौर से स्टील कंपनियों ने बाजार को सहारा देने की कोशिश की थी। हालांकि बाद में बाजार में गिरावट इतनी ज़्यादा बढ़ गई कि ये सारे शेयर, टाटा स्टील भी जो है लाल निशान में ऑलमोस्ट फ्लैट बंद हुआ, इतनी बड़ी गिरावट में ऑलमोस्ट फ्लैट बंद हुआ। सेल में हमने देखा कि बहुत ज़्यादा गिरावट नहीं देखने को मिली। JSW स्टील जैसा शेयर 1.5-1.25% से ज़्यादा की बढ़त के साथ बंद हुआ। तो इसी उम्मीद के चलते यहाँ पर गिरावट जो है वो कम देखने को मिली है और कुछ एक शेयर हरे निशान में भी बंद हुए। इस बीच शेयर बाजार के बिल्कुल एक और बात जो हम लोग पिछले हफ्ते शेयर किए, तो मैं बता देता हूँ व्यूअर्स के लिए। देखिए, पिछले 3 हफ्ते में 2 मुलाकातें जो स्टील के प्रोड्यूसर्स हैं उनकी सरकार से 2 मुलाकातें हो चुकी हैं। तो मुलाकातों में जाहिर है केवल चाय पी के तो वापस नहीं लौटेंगे। जब मुलाकात हुई, बात हुई, सबने अपनी चिंता जताई, स्टील सेक्रेटरी एक चिट्ठी लिख रहा है रेवेन्यू सेक्रेटरी को, तो ये सब बातें हवा में नहीं हो रही है, पूरा एक ग्राउंड तैयार हो रहा है, और कोई आश्चर्य नहीं होगा मुझे कि अगले 2 हफ्ते में इस पर कार्रवाई हो जाए। बिल्कुल, तो चलिए, तो उम्मीद करते हैं कि जो आज बाजार के अंदर बड़ी गिरावट की वजह से मेटल शेयर नहीं चल पाए, वो आने वाले दिनों में जो है वो मजबूती दिखाते हुए दिखाई देंगे। लेकिन इन सब के बीच में शेयर बाजार के फ्यूचर एंड ऑप्शन सेगमेंट में ट्रेडर्स को हो रहे नुकसान को ध्यान में रखते हुए कैपिटल मार्केट रेगुलेटर सेबी ने फ्यूचर एंड ऑप्शन में ट्रेडिंग पर सख्ती बढ़ा दी है। इस सिलसिले में मंगलवार को नए नियम घोषित किए गए। नए नियमों के तहत डेरिवेटिव कॉन्ट्रैक्ट के आकार को बढ़ा करके 15 लाख रुपए कर दिया गया है। ऑप्शन कॉन्ट्रैक्ट का पूरा प्रीमियम सौदा डालते समय ही भरना होगा। इसके अलावा स्टॉक एक्सचेंजों को इंडेक्स डेरिवेटिव्स की इंट्राडे पोजीशन लिमिट को मॉनिटर करने के लिए भी कहा गया है। फ्यूचर एंड ऑप्शन ट्रेडिंग को लेकर के आए नए नियमों में से कुछ को 20 सितंबर और कुछ को अगले साल फरवरी और अप्रैल से लागू किया जाएगा। हालांकि सर, अब बाजार के अंदर तो बड़ी गिरावट रही, लेकिन ज़्यादातर जो ब्रोकर्स हैं उनका ये मानना है ये सेबी के नए नियमों के बदलाव की वजह से नहीं, अंतर्राष्ट्रीय जो ईरान इजराइल की स्थिति है उसकी वजह से गिरावट देखने को मिली। कुछ एक लोग ज़रूर ये कह रहे हैं कि सेबी की सख्ती की वजह से ये गिरावट रही है। हालांकि सेबी की तरफ से लगातार जो है इंडिकेशन दिए जा रहे थे कि यहाँ पर सख्ती हो सकती है। आपने भी इस बारे में बातचीत की थी कि अगर सेबी बार बार कह रहा है 90%, 91% लोगों को नुकसान हो रहा है, तो सिर्फ सेबी को ये बताना नहीं होगा, कुछ करना भी होगा। और अब सेबी की तरफ से कुछ कदम उठाए गए हैं। आपकी क्या विश्लेषण है इस खबर का? विपुल, हम लोग सबसे पहले हम लोगों ने बात की थी इस पे कि जिस वॉल्यूम में जो इन्वेस्टर्स हैं उनका लॉस हो रहा है, उस पे लंबे समय तक सेबी उसको इग्नोर नहीं कर सकती है। 91%, 92% अगर लोग इसमें पैसा डुबा रहे हैं तो ये बेहद चिंता की बात है। और इस पे भी हम लोगों ने डिस्कशन किया था कि शायद कब तक खबर ये नहीं आई जब सेबी के एजेंडे पे FNO डिस्कस हुआ और उस पे उस दिन कोई खबर नहीं आई। जहाँ पे इतने बड़े लॉस के साथ इन्वेस्टर्स जी रहे हैं वहाँ पे सेबी के लिए इंटरवीन करना बहुत जरूरी था। और हम लोगों ने ये भी बात की थी कि बहुत ज्यादा दिन तक ये चल नहीं सकता है, क्योंकि इस पे सेबी पे दबाव बहुत ज्यादा है। केवल लिप सर्विस से काम नहीं चलेगा, और सेबी उसके तहत जो भी नियम अभी आए हैं बारीकी से जब लागू होंगे, उसमें से कुछ टाइम बाद लागू होने हैं, कुछ जो है वो फौरन लागू होना है। पर ये देखना पड़ेगा कि क्या जो ये नियम लागू होने जा रहे हैं इससे वाकई उसका जो लॉस का वॉल्यूम है वो कम होता है या बंद होता है, या उसमें क्या क्या अभी सुधार होंगे। मतलब आप कुछ आइडियाज के साथ सेबी आई है, ये आइडियाज आपको चल के देखना पड़ेगा, थोड़ा एग्जामिन करना पड़ेगा कि ये जो स्टेप्स हैं वो पर्याप्त हैं क्या, वरना जो लोग इन्वेस्टर जो लॉस कर रहे हैं वो बहुत ह्यूज मात्रा में है। तो मैं ये मान के चल रहा हूँ कम से कम देर से आए लेकिन दुरुस्त आए, तो शायद देखते हैं कि अगले कुछ जब ये लागू होगा तो उसके बाद FNO की दिशा क्या रहती है, और फिर उसके बाद उसमें जो इन्वेस्ट करने वाले हैं उसके लिए कितना वो कंजीनियल, कितना वो कन्वीनियंस रहता है। फिर देखा जाएगा कि क्या इसमें और भी सख्ती किए जाने की जरूरत है, और जो मौजूदा नियम सेबी ने सुधार करके जो बनाए हैं वो पर्याप्त होगा। जी, और इस बारे में को लेकर के, इस खबर को लेकर के मनी 9 सुबह से ही आपको बता दें कि बहुत सारे जो एक्सपर्ट्स हैं उनसे बातचीत कर रहा है, बहुत सारे ब्रोकरेज हाउसेस से बात की है हमने,
तमाम जो हमारे कार्यक्रमों में जो एक्सपर्ट आते हैं उनसे बातचीत की, उन सभी का मानना ये है कि एक पॉजिटिव कदम है। वॉल्यूम में ज़रूर थोड़ा सा कमी होगी और वो की आवश्यक थी, क्योंकि लगातार जो अलर्ट जारी किए जा रहे थे उसकी वजह से, लेकिन जो है एक अच्छा कदम है, एक सकारात्मक कदम है, क्योंकि ज़्यादातर रिटेल पार्टिसिपेंट को इसमें लॉस हो रहा था। और इसी वजह से आज हमने देखा कि BSE के शेयर में काफ़ी अच्छी बढ़त देखने को मिली। इस गिरते बाजार में भी BSE का शेयर जो है वो करीब 2.5% के आसपास बढ़ करके बंद हुआ, क्योंकि ऐसा कहा जा रहा है कि BSE के प्रीमियम पे करीब 20% का ही नुकसान होगा, जबकि NSE को जो है करीब 40% तक का नुकसान हो सकता है। तो ये वजह रही जिसकी वजह से आज BSE के शेयर में बढ़त देखने को मिली। लेकिन इन सब के बीच में मध्य पूर्व में तनाव बढ़ने की वजह से दुनिया भर के बाजारों में हलचल मची हुई है। एक तरफ शेयर बाजारों पर दबाव बढ़ गया है और दूसरी तरफ कच्चे तेल की कीमतों में तेजी आना शुरू हो गई। इजराइल पर ईरान के मिसाइल हमलों के बाद विदेशी बाजार में क्रूड की कीमतों में जोरदार उछाल आया। ब्रेंट क्रूड का भाव $75 पर बैरल के करीब पहुंच गया। मंगलवार को जब ईरान ने इजराइल पर मिसाइल हमला किया था तो कच्चे तेल की कीमतों में तेज हलचल देखने को मिली थी। भाव $70 से सीधे $75 तक पहुंच गया था। सर, ये तनाव अगर गहराता है तो फिर क्या कच्चे तेल की कीमतों में और ज़्यादा उबाल देखने को मिल सकता है? क्योंकि अभी तो ये पूरा मामला ठंडा होता हुआ दिखाई नहीं दे रहा है। क्या लगता है, G7 की बैठक भी हो रही है, इन सब का तमाम घटनाक्रम जो हो रहे हैं उसका कच्चे तेल पर किस तरीके का असर देख रहे हैं आप? बिल्कुल, फिलहाल तो मैं देखिए इसमें इकोनॉमिक्स ढूंढने की बजाय थोड़ा पॉलिटिक्स पहले ढूंढने की कोशिश करता हूँ। देखिए ये अभी हिजबुल्लाह पे अटैक करना और फिर उसके बाद ईरान का मिसाइल दागना इजराइल पे, ये अभी इसकी इमीडिएट वजह है। क्रूड की जो हालत आप देखेंगे वो कहा जा रहा है कि थोड़ा स्पेयर है, अभी इतना है कि अगर इसी हिसाब से अगर चलता रहेगा तो भी अगले 2 महीने तक शायद जो कीमत है उस पर ज्यादा फर्क नहीं पड़ेगा। जैसे एक्सेस है, जो अभी जितना स्टोरेज में है, जो शिपिंग की हालत है, अगर मौजूदा परिस्थितियां चलती रही तो कोई ज्यादा परेशानी 2 महीने में ना आए। अब अमेरिका में भी इसकी हालत, क्रूड की हालत बेहतर है। जो सबसे बड़ी बात यह है कि अभी ईरान का कहना है कि अगर अभी उस पर अटैक होता है, दोबारा अगर रिटेलिएट करता है इजराइल, तो हालत और खराब हो सकती है। इस सूरत में कि अगर वो इजराइल अटैक करता है तो ईरान का कहना है कि वो और उसमें अमेरिका और बुरी तरह कूदता है तो सऊदी अरेबिया पे ईरान हमला करने से नहीं छोड़ेगा। इसके अलावा जो हॉर्मुज जो स्टेट से जो शिपिंग जाता है वो भी इससे प्रभावित होगा। तो हम ये कह रहे हैं कि ये जो अभी मध्य पूर्व में जो परिस्थितियां हैं वो ज्यादा गहराएंगी तो हालात ज्यादा खराब होंगे। लेकिन अभी ये लग रहा है कि शायद इसके आसपास ही अगले 2 हफ्ते तक आसपास 72-73, अब से 1 हफ्ता पहले भी था, उसमें कोई $2-3 का ही ज्यादा उछाल आप देख रहे हैं। तो जैसे ये परिस्थितियां, जैसे अभी अब थोड़ी देर पहले आपने सुना होगा कि UN के सेक्रेटरी जनरल ने रिजाइन कर दिया, उन पे अटैक किया इजराइल ने ये बोलकर कि आपको कोई जरूरत नहीं है। तो ये अगर परिस्थितियां गहराती रही तो आप देखेंगे कि इसमें उछाल आएगा धीरे धीरे। अगले फर्ज करिए कि 2 हफ्ते बाद ये $80 पे पहुंच जाता है, लेकिन एकदम से अभी 75 से उछाल आके तो बहुत आगे चला जाएगा, ऐसे आसार अभी नहीं दिख रहे हैं। जब तक कि ईरान पे रिटेलिएटरी अटैक नहीं होता है और ईरान जो है उसके खिलाफ कहीं सऊदी अरेबिया पे न हमला करे, ऐसी परिस्थितियां नहीं आती है। तो सर, ये चूंकि आप इस समय यूरोप में हैं और तमाम अंतर्राष्ट्रीय लोगों से मुलाकात भी आपकी हो रही है, क्या आपको इस अगर युद्ध की परिस्थितियों को देखा जाए, कैसे देख रहे हैं? क्या इस मामले में कोई इंटरवेंशन होगा, कोई बीच का रास्ता निकलता हुआ हाल फिलहाल में दिखाई देगा, या फिर हम ये मान के चलें कि ये यहाँ पर भी स्थिति वैसा ही रहेगी जैसे रशिया यूक्रेन की रही कि लंबे समय तक वो युद्ध चलता रहा? क्या ये मिडिल ईस्ट और ये इजराइल वर्सेस का जो एक युद्ध है ये हाल फिलहाल में थमता दिखाई दे रहा है या अभी लंबा खींचेगा ये? देखिए, जिस तरह से फौजों का मोबिलाइजेशन शुरू हो रहा है, अमेरिकी फोर्सेस इजराइल में उतारे जा रहे हैं, बिल्कुल ईरान ने अपना पोजीशन बनाया हुआ है, कहीं से कोई नरमी की गुंजाइश नहीं दिख रही है। जिस तरह से इजराइल ने अटैक किया, कोई बात मानने को तैयार नहीं है, जिस तरह से अपनी बात पे अड़े हुए हैं वहाँ के शासनाधीश। तो मैं ये कहूँगा कि हालात यहाँ से अभी तुरंत नरमी उसमें आएगी, इसके आसार तो बिल्कुल नहीं दिख रहे हैं। मतलब कोई भी डिप्लोमेसी का कोई एंगल नहीं है जिसमें से दिखाई दे कोई आशा की किरण कि अगले महीने 2 महीने में इसमें नरमी आ जाएगी।
या तो यहाँ से एस्केलेट करेगा या फिलहाल अभी ऐसा ही बना रहेगा कई महीनों तक, तो मुझे बहुत आश्चर्य नहीं होगा। और ये सवाल इसलिए था क्योंकि भारतीय निवेशकों की धड़कनें बढ़ी हुई हैं। बाज़ार में आज शेयर बाज़ार में अच्छी खासी गिरावट देखने को मिली, और अब इस गिरावट में रिकवरी क्या, कल कुछ रात भर के डेवलपमेंट के बाद पता लगेगा कि शुक्रवार को कोई रिकवरी आती है कि नहीं। लेकिन जो कच्चे तेल की खबर थी उसके चलते हमने देखा कि सभी ओएमसीज में अच्छी खासी गिरावट देखने को मिली। आईओसी 4.5%, बीपीसीएल में हमने देखा 5%, और वहीं अगर हम एचपीसीएल की बात करें 6.25% के आसपास की गिरावट देखने को मिली। इनसे जुड़े जो प्रोडक्ट यूज होते हैं उसमें भी पेंट्स कंपनियों में हमने काफ़ी अच्छी गिरावट देखी, करीब 1.5-2% की गिरावट वहाँ पर देखने को मिली। पवन जी, आप कुछ कह रहे हैं? मुझे तो एक और चिंता ये लग रही थी कि बिल्कुल हम लोग अभी 3 दिन पहले बात कर रहे थे कि जो रियलाइजेशन का जो मार्जिन है पीएसयूज का, और ये क्या वो अगले 2 हफ्ते 3 हफ्ते में क्या वो उसको दे पाएंगे, क्या सामान्य जनता को उसका फायदा होगा क्या, जिसमें पेट्रोल घट जाए या डीजल की कीमत घट जाए या दोनों घट जाए। तो फिलहाल तो उसी पे पानी पड़ता हुआ दिख रहा है कि क्या कहीं ऐसा ना हो कि जब तक वो घटाने की स्थिति में हो तब तक यहाँ हालत पहुंच जाए कि उनके लिए बड़ा मुश्किल हो जाए, जो गर्दन तक की प्रॉब्लम पहुंच जाए। बिल्कुल तो देखते हैं कैसा अगला 3 हफ्ता कैसा अनफोल्ड करता है। चलिए, बिल्कुल जो है इस पर नज़रें जो है सबकी लगी हुई हैं कि कच्चे तेल की जहां लोग कर रहे थे कि कमज़ोरी का फ़ायदा होगा, वहां अब ऐसा लग नहीं रहा है। देखते हैं, अभी तो खैर अभी 1-2 हफ्ते देखते हैं क्या स्थिति बनती हुई दिखाई दे रही है। आप मनी सेंट्रल के साथ बने रहिए, आपको पल पल की अपडेट यहाँ पर मिलती रहेगी, क्या कुछ हो सकता है, क्या हो रहा है। लेकिन इन सब के बीच में भारतीय कंपनियों की क्रेडिट क्वालिटी में हो रहे सुधार को देखते हुए क्रेडिट रेटिंग करने वाली कंपनियों ने इस साल भारतीय कंपनियों के क्रेडिट अपग्रेड ज़्यादा किए हैं और डाउनग्रेड कम हुए हैं। रेटिंग एजेंसी क्रिसिल ने इस साल की पहली छमाही में 506 कंपनियों की क्रेडिट रेटिंग को अपग्रेड किया है और सिर्फ 184 कंपनियों को डाउनग्रेड किया है। सर, अच्छी खबर मान के चलें कि मतलब डाउनग्रेड कम हो रहे हैं, अपग्रेड ज़्यादा हो रहे हैं। शायद ये वजह ये भी रही हो कि कंपनियों ने जो है, भले ही कंपनियों के आय में ज़्यादा इजाफा ना हुआ हो, लेकिन कंपनियों ने मुनाफा थोड़ा बेहतर दिखाया है। ये एक वजह हो सकती है, क्या कारण मान रहे हैं आप? ये सब कुछ कॉम्बिनेशन ऑफ फैक्टर्स है विपुल। कंपनियों की प्रॉफिटेबिलिटी को आप ले लीजिए, कंपनियों का ग्रोथ ले लीजिए, इकोनॉमिक ग्रोथ से आप इसको जोड़ सकते हैं। तो कुल मिला के दिखा रहा है कि एक स्टेबिलिटी बनी हुई है, बारिंग फ्यू एग्जांपल जहां पे मान लीजिए कुछ सेट ऑफ कंपनीज के अच्छे फायदे नहीं हुए, सेट ऑफ कंपनीज ने आशा के मुताबिक प्रॉफिटेबिलिटी नहीं बढ़ाई। तो कुल मिला के कॉर्पोरेट जगत के लिए, कंपनियों के लिए और ओवरऑल देश की इकोनॉमी के लिए एक अच्छी खबर है। देखिए क्या है कि कंपनियों की क्रेडिट जब सुधरती है तो ओवरऑल एक पॉजिटिव सेंटीमेंट पैदा होता है कॉर्पोरेट जगत में। तो अल्टीमेटली जो है उसका फायदा ये होगा कि और इन्वेस्टमेंट में आप ग्रोथ देखेंगे, इन्वेस्टमेंट में थोड़ी और ऑनेस्टी आएगी, इन्वेस्टमेंट में थोड़ा और बेहतरी होगी। तो कुल मिलाकर जो है इसको कहेंगे कि एक अच्छी खबर है पूरे कॉर्पोरेट सेक्टर के लिए, ओवरऑल मैं कहूंगा कि भारत की इकोनॉमी के लिए। जी बिल्कुल। इस बीच ऑटो सेल की सुस्त ग्रोथ और डीलर्स के पास बढ़ते स्टॉक की वजह से ऑटो कंपनियों की तरफ से प्लांट मेंटेनेंस को तय समय से पहले शुरू किया जा सकता है। एक रिपोर्ट के मुताबिक टाटा मोटर्स इसको लेकर के पहल कर सकती है और जल्द ही सालाना मेंटेनेंस के लिए कंपनी के प्लांट को कुछ समय के लिए बंद किया जा सकता है। सामान्य तौर पर ऑटो कंपनियों की तरफ से मेंटेनेंस के लिए प्लांट को दिसंबर में बंद किया जाता है, लेकिन इस साल गाड़ियों के लिए मांग सुस्त नज़र आ रही है। साथ में डीलर्स के पास 75 दिन तक का स्टॉक पड़ा हुआ है। सर, क्या कुछ कहेंगे? ऑटो कंपनियों के लिए बहुत अच्छी खबरें नहीं है। आज 1 तारीख है, नंबर्स जो आए हैं वो बहुत उत्साहजनक नहीं है, और ऐसे में अब कंपनियां जो है, जो प्लांट जो बंद करना चाह रही हैं मेंटेनेंस के लिए, वो पहले कर सकती हैं। विपुल, दो बातें हैं। एक तो पहले ये कि जब फर्ज करिए कोई इंडिविजुअल कंपनी प्लांट बंद करके पहले उसको मान लीजिए पूरा सिस्टम रिफर्बिश करना चाहती है, तो ये इसको इतनी बड़ी खबर के रूप में मैं पर्सनली नहीं देखता हूं। पर हम ये कह रहे हैं कि इसकी देखा देखी सब कंपनियां फॉलो कर रही हैं, तो इसका मतलब है उसमें कुछ खास बात है। देखिए, ऑटो सेक्टर बड़ा बहुत एम्प्लॉयमेंट प्रोवाइड करता है, और जुलाई अगस्त सितंबर तीनों महीने खराब रहे, चाहे आप मारुति के लिए बात कर लीजिए, चाहे आप टाटा के लिए बात कर लीजिए, महिंद्रा ने थोड़ा बेहतर किया है, किया ने थोड़ा बेहतर किया, बट ओवरऑल आप देखेंगे तो ऑटो सेक्टर खराब रहा है। ऑटो सेक्टर खराब होने का मतलब क्या है? ऑटो सेक्टर खराब होने का मतलब आप समझेंगे कि एल्यूमिनियम की पे उसका फर्क पड़ेगा, एल्यूमिनियम के कंजम्पशन पे उसका फर्क, पेंट के कंजम्पशन पे पड़ेगा उसका फर्क,
स्टील के कंजम्पशन पे पड़ेगा, उसका फर्क, और बाकी जो ऑटो इंसिलरीज हैं उस पे फर्क पड़ेगा, जिसमें ज्यादातर जो है स्मॉल और मीडियम इंडस्ट्रीज के यूनिट्स जुड़े हुए हैं। जी तो ये अगर परकोलेट डाउन करेगा तो ओवरऑल इकोनॉमी पे इसका बड़ा फर्क दिखेगा। लेकिन अभी कुछ जो ऑटो के जो जानकार हैं, जो ऑटो के कंपनीज के ऑफिशियल्स हैं, उनके मैं स्टेटमेंट देख रहा था, जैसे उन्होंने कहा कि अभी गणेश चतुर्थी और एक दो और जो ऐसे मौके आए त्योहारी सीजन, उसमें थोड़ा बहुत एक अपटिक दिखा है गाड़ियों की बुकिंग में। देखिए ऑटो में ना बुकिंग जो है वो बड़ा डिस्क्रिशनरी है। जैसे आपको साबुन से काम नहीं चल सकता, आपका दूसरा नमक से काम नहीं चल सकता, आपका दूसरे जो और आर्टिकल्स हैं उससे काम नहीं चल सकता। ऑटो के बिना आप काम चला सकते हैं, चाहे 4 व्हीलर हो चाहे 2 व्हीलर हो। तो किसी कंपनी ने अगर मेंटेनेंस के लिए बंद किया है, ये छोटी खबर है, ये है कि ये आगे परकोलेट डाउन करेगा तो खबर खराब है। ये ज्यादा और एक्सपेंड करेगा सेक्टर के लिए तो खबर खराब है। क्या जो जुलाई अगस्त सितंबर 3 महीने खराब हालत रही ऑटो में, वो क्या कंटिन्यू करेगा? त्योहारी सीजन आ रहा है, थोड़ी बेहतरी की गुंजाइश देखते हैं, लेकिन क्योंकि मानसून बेहतर है तो मेरे ख्याल से थोड़े लोगों के पास पैसे आएंगे तो और बेहतरी हो सकती है। लेकिन अगर नहीं हुआ तो कैसे हालात होंगे, वो ज्यादा सोचकर मुझे चिंता होती है। क्योंकि जैसा कि मैंने आपसे कहा, इसका फर्क पेंट पे दिखेगा, इसका फर्क आप पेंट की कंपनियों के शेयर पे देख सकेंगे बाजार में, एल्यूमिनियम की कंपनियां हैं, स्टील की कंपनियां। तो इसका जो ओवरऑल इम्पैक्ट होगा, एम्प्लॉयमेंट जनरेशन खराब होगा, तो ओवरऑल इम्पैक्ट जो होगा ऑटो का, इतनी बड़ी इंडस्ट्री है कि इसका जब इम्पैक्ट आप देखेंगे ओवरऑल, तो आपको जान के बहुत हैरत होगी कि अगर नेगेटिव ग्रोथ रहा तो हालत खराब हो सकती है। लेकिन मैं उम्मीद करता हूं कि शायद ऐसा नहीं रहेगा। चलिए, अब त्योहारी सीज़न शुरू ही होने वाला है। इनफैक्ट देखते हैं किस तरीके के आंकड़े निकल के आते हैं। तो कार्यक्रम को तो समाप्त करने का वक्त हो गया है सर, लेकिन आपसे जानना चाहेंगे कि आप यूरोप के दौरे में हैं और ये तो पता लग रहा है कि आप किसी रेस्टोरेंट में हैं, किस देश पर हैं, कहाँ पर हैं, ज़रा इसके बारे में थोड़ी सी जानकारी चलते चलते दे दीजिए। आपके साथ प्रोग्राम में जुड़ने के लिए बड़ी जगह की तलाश करनी पड़ती है कि थोड़ी अच्छी सी जगह हो जहाँ पे ज्यादा शोर न मच रहा हो। और ये यूरोप है जहाँ हर बात की कोई परमिशन भी नहीं दे सकता आपको कि यहाँ बैठिए और बात करिए, तो बड़ी आर्जू मिन्नत करनी पड़ती है, लेकिन जगह मिल जाती है। भाईचारे में यहाँ भी काम हो जाता है। बहुत मैं अच्छा। अभी यूरोप की नीदरलैंड्स के शहर हेग में हूँ, जहाँ पे हमारे लेफ्ट साइड में 100 मीटर की दूरी पे इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस है, पीछे 50 मीटर जाएंगे तो नीदरलैंड्स का पार्लियामेंट है। तो मुझे लगता है कि दुनिया पे बात करने के लिए शायद इससे बेहतर और कोई जगह नहीं हो सकती है। बिल्कुल सही बात है। और इसी बहाने आपसे मैं पूछने की वजह भी रहती है कि हम लोग वहाँ नहीं है, लेकिन इसी बहाने यूरोप के बहुत सारे देश हमने और हमारे दर्शकों ने घूम भी लिए। छोटी छोटी जानकारी बीच बीच में मिलती रहती है, कुछ नज़ारे आपके पीछे के हम लोग देखते रहते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया सर, बहुत बहुत धन्यवाद आज की इस चर्चा पर विश्लेषण करने के लिए और बताने के लिए कि इसका क्या असर पड़ सकता है। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। तो मनी सेंट्रल को यहीं पर समाप्त करने का वक्त हो गया है, लेकिन आप लगातार मनी 9 के साथ बने रहिए। इस बात पर भी नज़रें हैं कि इजराइल और ईरान के युद्ध का असर किस तरीके से, क्या चीज़ें कैसे आगे डेवलप होती हैं, इसका असर बाजार पर किस तरीके से पड़ेगा। सुबह 10:30 बजे हम खास सेगमेंट लेकर के आते हैं बीच बाजार। उससे पहले सुबह 7:30 बजे संदीप ग्रोवर आपको अपडेट देंगे और दोपहर 1 बजे हमारे साथ जुड़िए और जानिए कि दोपहर के बाज़ार में किस तरीके की रणनीति होनी चाहिए और बाज़ार की दिशा यहाँ से किस तरफ जाती हुई दिखाई दे रही है। तो मनी 9 लगातार इस गिरावट के दौर में शेयर बाज़ार के आपके साथ बना हुआ है। आप भी मनी 9 के साथ बने रहिए। फिलहाल के लिए इजाज़त दे दीजिए। नमस्कार। ऐसे ही